अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं। कल हमने गैजेटेड हॉलीडे विटनेस की थी और आज हमने देखा कि मार्केट की परफॉर्मेंस कुछ वॉलेटाइल स्टार्टिंग में नजर आ रही थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं क्लोजर के टाइम पे 45,500 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव क्लोजर हुआ। इट मीन्स के मार्केट के अंदर 100 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी देखी जा रही है और एट द सेम टाइम इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। मार्केट में काम हो रहा है, डे ट्रेडर्स भी आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है और शॉर्ट टर्म और मिड टर्म इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, यानी कि मीडियम टर्म भी इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो इट मीन्स के मार्केट के अंदर अच्छे हालात दिखाई दे रहे हैं। काम करने के हवाले से हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जो सिनेरियो है वो काफ़ी हद तक एविडेंटली यानी कि वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे प्रॉपर स्टेबिलिटी और एक हम कहेंगे क्लैरिटी नज़र आती है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। आज की मार्केट की क्या परफॉर्मेंस रही। ओपन हुई मार्केट 45,407.33 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 45,593.61। लोअर वाज 45,258.99 एंड फाइनली क्लोजर 45,544.19 का, यानी कि 136.86 का इजाफा देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 409.68 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। मंडे के मुकाबले में डिक्लाइन नजर आता है 31.28 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 25.60 बिलियन रुपीस एंड वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टीआरजी पार्क इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं। वॉल्यूम लीडर्स में तो दिखाई देते ही हैं, आज वॉल्यूम लीडर भी हैं। 10.87 का इजाफा देखा गया। 155.85 पे क्लोजर रहा। 54.57 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। पीटी से यानी कि पार्क टेलीकॉम 1 रुपये का हम देख रहे हैं इसमें इजाफा। 9.51 पे क्लोजर। 37.21 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए एंड लास्टली बाइको पेट्रोलियम 0.25 का डिक्लाइन देखा गया। 10.89 पे क्लोजर रहा। 29.22 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स। मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि हमने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन देखा। यहाँ पे कुछ वाज़ेह तौर पे दिखाई नहीं दे रहा मार्केट के अंदर कि कौन से स्क्रिप्ट्स जो है वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर काम हो रहा है, तमाम स्क्रिप्ट्स में काम हो रहा है, तमाम सेक्टर्स में वर्किंग दिखाई दे रही है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कुछ फ्लरिशनेस दिखाई दे रही है, पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। तो आज का स्पेसिफिक टॉपिक डिटेल डिस्कशन करेंगे। आप रिपोर्ट देखें, वापस आते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की एशिया में सबसे बेहतरीन कारकर्दगी की वजह को उसके इंडेक्स में इजाफे और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी पर मिलने वाले बुलंद मुनाफे से जोड़ा जाता है। स्टॉक मार्केट में तेजी को आलमी इदारे मईशत में बेहतरी का एक अहम इक़्तिसादी आशारिया करार दे रहे हैं, तो ये कहना बेजा न होगा कि हुकूमत ने मईशत को दोबारा बेहतरी की पटरी पर डाल दिया है, जिसका अहम आशारिया स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। मौजूदा हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद से ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी सरगर्मियां मज़बूत सिमत में सफर तय करती हुई तरक्की के रिकॉर्ड्स बना रही हैं। मौजूदा हुकूमत की कामयाबी है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को दुनिया की बेहतरीन मार्केट में शामिल किया गया है। माहिरीन मईशत की नजर में मौजूदा वक्त में बरामदाद और तरसीलात ज़र में होने वाला इजाफा मईशत के लिए सूदमंद है। चंद सालों कबल तक स्टॉक और मार्केट से मुताल्लिक़ अमूमन लोग बहुत कम जानते थे, मगर इंडेक्स में हालिया बेहतरी और स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी के बायस सरमायादारों के साथ साथ छोटे इन्वेस्टर्स ने भी इंतहाई दिलचस्पी जाहिर करना शुरू कर दी है और मौजूदा परफॉर्मेंस के मुताबिक मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर्स में जबरदस्त तेजी का रुझान बरकरार है। साथ ही कंपनीज के शेयर्स के हिस्से में अच्छे पॉइंट्स भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी इन्वेस्टर्स के एतमाद का सबब बन रहा है। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी के साथ साथ मुकामी इन्वेस्टर्स की बदौलत मार्केट का लिक्विडेट हो जाना स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी उभरती मईशत की अलामत है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का शुमार अल्लाह के फजल से रीजन की दूसरी जबकि दुनिया की 10 में से 7वीं बेहतरीन मार्केट में होने लगा है। माहिरीन की जानिब से मुस्तकबिल में शरह नमू मजीद बढ़ने की पेशनगोइयों ने सरमायाकारों में एतमाद पैदा किया है, जिन्होंने मार्केट में शोबा जाती बुनियादों पर सरमायाकारी की है और मार्केट ग्राफ बुलंदी की जानिब गामजन हुआ है। यही वजह है कि सन 2005 के बाद से अब पाकिस्तान स्टॉक में बेहतरीन ट्रेडिंग ने एक बार फिर स्टॉक की जानिब दुनिया भर के लोगों की तवज्जो मरकूज करा दी है।
एग्जैक्टली पूरा वर्ल्ड जो है पाकिस्तान की तरफ जो है वो तवज्जो अपनी कर रहा है। देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर एक छोटा सा कंट्री कितना ज़्यादा आगे बढ़ते हुए, या फिर कोरोना की अगर हम बात करें तो इस चैलेंज से निपटते हुए स्मार्टली दिखाई दे रहा है। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमजा कमाल साहब, आप एनालिस्ट हैं AKD सिक्योरिटीज़ के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद है ताहिर अब्बास साहब, आप हेड ऑफ रिसर्च हैं AKD सिक्योरिटीज़ के, आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़ के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी हमजा, आप कह रहे थे कुछ, शुक्रिया अदा कर रहे थे, गालिबन मैंने आपको डिस्टर्ब किया। थैंक यू। सबसे पहले मैं ताहिर से आगाज़ करूंगी प्रोग्राम का। ताहिर, दिखाई ये दे रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। हम ये देख रहे हैं, चाहे पूरी दुनिया की बात करें तो वाज़ेह तौर पर इतने बड़े चैलेंज से निपटते हुए पाकिस्तान दिखा है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस की, तो वो भी ग्लोबली विटनेस की गई कि पाकिस्तान जो है वो एक छोटा सा कंट्री होते हुए काफ़ी हद तक फ्लरिश कर रहा है। योर टेक ऑन। देखिए, मार्केट जो होती है उसमें 2-3 की वेरिएबल्स होते हैं जिनकी बेसिस पे जो है वो मार्केट की परफॉर्मेंस हो रही होती है। सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल जिसमें अर्निंग्स होती है। अगर जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, लिस्टेड सेक्टर हैं, उनमें एक कंटिन्यूस अर्निंग्स ग्रोथ आ रही होगी तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर उसको जो है वो उसके मल्टीपल री-रेट करते हैं। सेकेंडली ये कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कितनी है। तो अगर मैक्रो इकोनॉमी में हमारे जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो सब राइट डायरेक्शन में, तो मार्केट उसको भी जो है वो एक्नॉलेज करती है और इक्विटी मार्केट में जो है वो फ्लो आता है। और तीसरी चीज़ जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। तो ये 3 चीज़ें जिस भी मार्केट में मौजूद होती हैं, उस मार्केट में एक्सपेक्टेशन यही होती है कि आगे जाते हुए मार्केट जो है वो पॉजिटिव परफॉर्म करेगी। और तीनों में से अगर एक चीज़ की भी कमी हो जाती है तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज खासकर काफ़ी हद तक सेंटिमेंट्स ड्रिवन होती है, तो वहाँ पे कुछ कमी नज़र आती है। जी बिल्कुल, जैसे हमने 2 हफ्ते पहले देखा था कि थोड़ी सी जो है वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, तो मार्केट ने थोड़ा सा जो है वो एक नेगेटिव परफॉर्म किया। लेकिन हमने उसके बाद देखा कि जैसे ही थिंग्स बिकेम क्लियर, तो मार्केट ने एक शार्प रिबाउंड भी जो है वो दिया। तो प्राइमरीली 2 चीज़ों को जो है वो फोकस रखना चाहिए। अगर आपकी अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूस हैं और रोबस्ट हैं, तो उन पे नज़र रखनी चाहिए। और आपके जो की इंडिकेटर्स हैं, स्पेसिफिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट और करंट अकाउंट के साइड पे, अगर वो मैनेजेबल हैं तो इसका मतलब ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो एटलीस्ट एक्सटर्नल साइड से मैनेज अच्छी हो रही है। और उसके बाद जो है वो ऑब्वियसली फिस्कल साइड को भी देखते हैं, बट मेजर जो कंसर्न होता है लोगों का वो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे होता है। अच्छा ताहिर, हम देखते हैं जब एग्रेसिव गिरावट देखी जाती है तो लास्ट भी आपने वीक का जिक्र किया, लास्ट वीक का जब सेनेट इलेक्शन दिखाई दे रहे थे तो अग्रेसिव गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन जब रिकवरी की बात आई तो इतनी ज़्यादा पॉजिटिवली या इतनी ज़्यादा फास्ट रिकवरी नहीं हुई। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन भी दिखाई देती है, वॉलेटिलिटी भी दिखाई दे रही है। आज की मार्केट को अगर हम स्पेसिफिक देखें तो यहाँ भी कुछ वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है और रेंज बाउंड सिचुएशन है। देखें, अगर आप ब्रॉडर टर्म्स में मार्केट का आउटलुक देखें तो एज सच कोई नेगेटिव चीज़ नज़र नहीं आती जिसकी वजह से मार्केट में कोई जो है वो नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो। अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट लास्ट स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नर साहब ने इस बात की फ्यूचर आउटलुक में एक इंडिकेशन दी है कि ब्रॉडली स्पीकिंग इंटरेस्ट रेट जो है वो नियर टर्म में अनचेंज रहेंगे। और अगर कोई इंक्रीज़ आया भी तो वो ग्रेजुअल होगा। तो इसका मतलब ये कि इंटरेस्ट रेट कोई बहुत तेज़ी के साथ हमारे मुल्क में बढ़ने नहीं वाले। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे इशूज़ जैसे टैक्सेशन का इशू था, एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आया था, कुछ टैक्स की मराहत जो छूट थी वो वापस ली गई थी, तो उसकी वजह से थोड़ी सी अनसर्टेनिटी थी। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि टाइमली बेसिस पे जो है वो ऑब्वियसली एक फेयर क्रिएट कर देती हैं इन्वेस्टर्स के ध्यान में। बट मेरे ख्याल में कोई भी गिरावट मार्केट में अगर आती है तो हमारी मार्केट की ऑलरेडी वैल्यूशन इतनी अट्रैक्टिव है, तो जब भी गिरावट आती है तो आई थिंक वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आपका व्यू जो है वो 6 महीने से 1 साल का व्यू है, तो आपको किसी भी डिप में जो है वो मार्केट में बाइंग करनी चाहिए। किसी भी डिप में बाइंग करनी चाहिए। फास्ट सम अप किया है ताहिर ने। हमजा, आपसे पूछना चाहूँगी, मार्केट का सिनेरियो कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, हम देख रहे हैं इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन भी बढ़ रही है और डे ट्रेडर भी मार्केट के अंदर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, वैल्यू वाइज भी अच्छी वैल्यूज़ देख रहे हैं। आप क्या क्या एनालिसिस करेंगे? देखिए, जब इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर, अच्छा, तो उस वक्त पार्टिसिपेशन यूजुअली इंक्रीज़ हो जाती है। आप देखिए, गवर्नमेंट मुसलसल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को एड्रेस कर रही है, चाहे वो रिफाइनरीज हो, चाहे वो पावर सेक्टर हो, चाहे ऑटोज़ हो। गवर्नमेंट मुसलसल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रही है जो लॉन्ग लास्टिंग होंगे रादर देन शॉर्ट पीरियड के लिए होंगे। तो ऑब्वियसली वहाँ से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वही चीज़ रिफ्लेक्ट करी स्टॉक मार्केट के अंदर। आगे चलते हुए अगर आप जैसे मेरे फेलो पैनलिस्ट ने बोला कि आगे चलते हुए कोई नेगेटिव चीज़ हमें नहीं दिख रही मार्केट में फ़िलहाल, तो ऑब्वियसली
थोड़ी सी एक करेक्शन ले रही है, लेकिन आगे चलते हुए अभी जब अर्निंग्स ग्रोथ अर्निंग सीजन किक इन करेगा तो वहाँ पर एक दोबारा से हमें इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन इंक्रीज होते हुए दिख सकती है। इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन इंक्रीज होती हुई दिखाई दे सकती है। ताहिर, हम देख रहे हैं कुछ पॉलिसीज़ आ रही हैं, जैसे जैसे पॉलिसीज़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, सपोज हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल पॉलिसी या ऑटो पॉलिसी, जैसे जैसे मेजर्स की बात हो रही है, वैसे अब रिफाइनरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ पॉलिसीज़ की बातें चल रही हैं, तो वो एक्चुअली है क्या, और अगर आएंगी तो उनकी नेचर क्या होगी, क्या जॉनरा होगा उनका? जी बिल्कुल, रिफाइनरी पॉलिसी जो है वो अंडर डिस्कशन है इस वक्त। बेसिकली इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं, हमारे मुल्क में जो एनर्जी मिक्स था बेसिकली उसमें फर्नेस ऑयल पे पावर जनरेशन होती थी, आज से अगर आप 5-7 साल पहले और वो देखें। एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं थी। जी, एक तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी नहीं थी, दूसरा ये कि वो एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ एनर्जी था। तकरीबन हम लोग 20% जो है वो एनर्जी फर्नेस ऑयल पे बना रहे होते थे। बट उसके बाद हमारा एनर्जी मिक्स चेंज हुआ। वो इस तरीके से चेंज हुआ कि हमने नई कैपेसिटीज़ ऐड की। नई कैपेसिटीज़ में हमने RLNG के पावर प्लांट ऐड किए, कोल के पावर प्लांट ऐड किए, कुछ बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे काम स्टार्ट हुआ और रिन्यूएबल एनर्जी पे काम स्टार्ट हुआ। तो अब जो हमारा एनर्जी मिक्स है उसमें फर्नेस ऑयल की ज़रूरत नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो रिफाइनरीज लगी हुई हैं उनमें फर्नेस ऑयल ऑब्वियसली, रिफाइनरी का पर्पस ये होता है कि वो क्रूड इनटेक लेते हैं और उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल और नेफ्ता और दूसरी जेट फ्यूल शामिल है। तो अब हमारे मुल्क में ऑन एवरेज तकरीबन 25 से 30% जो प्रोडक्शन है वो फर्नेस ऑयल की होती है। फॉर इंस्टेंस अगर आप 1 टन जो है वो क्रूड का इंटेक लेते हैं तो तकरीबन आप समझ लें 30% उसमें से जो है वो फर्नेस ऑयल निकलता है। तो ये एक रिफाइनरी सेक्टर पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि ऑब्वियसली 90% यूटिलाइजेशन फर्नेस ऑयल की पावर जनरेशन में हो रही थी। तो अब जब चूंकि वो हमारा एनर्जी मिक्स चेंज हो गया है तो अब हमें ज़रूरत नहीं है फर्नेस ऑयल पे बिजली बनाने की। तो वो पावर प्लांट जो फर्नेस ऑयल बेस्ड हैं वो मेरिट ऑर्डर में नीचे चले गए हैं। मेरिट ऑर्डर में जो एफिशिएंट प्लांट है वो ऊपर आ गए। तो इस वजह से जो रिफाइनरीज का ऑफ टेक है वो कंटिन्यूस पिछले अगर आप 2-3 साल में देखें तो थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन रही है वहाँ पे। उसकी रीज़न ही ये है कि ऑब्वियसली आप अगर रिफाइनरीज को फुल कैपेसिटीज़ पे चलाएंगे तो उससे जो फर्नेस ऑयल निकलेगा उसको आपको एक तो रखने की जगह नहीं है, दूसरी बात अगर आपके पास स्टोरेज है भी तो आगे वो बिकता नहीं है। सिर्फ ट्रेडिंग मार्केट है, बट ट्रेडिंग मार्केट मुश्किल से 10% होती थी, बाकी 90% वो पावर जनरेशन में जा रहा होता था। तो इस वजह से रिफाइनरीज को अपना थ्रूपुट कम करना पड़ता था। थ्रूपुट से मेरा मतलब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। तो वो लोअर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की वजह से ऑलरेडी रिफाइनरी सफ़र करती थी, और उसके साथ चूंकि फर्नेस ऑयल फिर आपको डिस्काउंट में बेचना पड़ता था ट्रेडिंग मार्केट में, तो वो आपके ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन में नेगेटिव कंट्रीब्यूट करता था। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था रिफाइनरी सेक्टर पे। तो ये जो पॉलिसी की आप बात करें, इससे जो है वो एक तरीके की रिफाइनरीज को एक इंसेंटिव दिया जाएगा कि अगर वो अपग्रेडेशन करती हैं, अपग्रेडेशन से मतलब ये कि कोई नई इन्वेस्टमेंट करती हैं जिसके तहत उस फर्नेस ऑयल को दूसरी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाए, जिसमें MS लाइक पेट्रोल और HSD है। तो एक हाइड्रो क्रैकर या FCC नया प्लांट लगाते हैं और उसमें उस फर्नेस ऑयल को आप डालेंगे तो फिर उससे दूसरी प्रोडक्ट्स निकल आएंगी। तो एक तरीके की ये पॉलिसी जो है वो रिफाइनरी सेक्टर जो हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट भी तो कर रहे थे ना, ये भी तो बात एक्सपोर्ट, इट्स नॉट दैट इजी कि एक्सपोर्ट किया जाए। एक तो पहली चीज ये, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी आपने देखा होगा कि वो जी एक्सपोर्ट कर रही थी और बहुत ज्यादा एक छोटी अमाउंट बिल्कुल इन्होंने एक्सपोर्ट की थी, बट जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो भी कंपेटिटिव नहीं है। तो अगर आप एक्सपोर्ट भी कर देते हैं तो उसमें भी मोरलेस आपको जो है वो नुकसान ही हो रहा होता है। तो एक वाज़े पॉलिसी की ज़रूरत थी, क्योंकि इस तरह आप अपने मुल्क की रिफाइनरीज को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली आपका तकरीबन 30% लोकल प्रोडक्शन जो MS पेट्रोल और डीजल की है वो थ्रू लोकल रिफाइनरीज मीट होती है। तो अगर आप उनको बंद कर दोगे तो ऑब्वियसली एक तो इन्वेस्टमेंट केस डेड हो जाएगा, और दूसरा ये कि आपको फिर और इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे प्रेशर आएगा, आपके ऑयल बिल पे प्रेशर आएगा। तो ये एक वाजे जामे पॉलिसी जो है वो दी गई है, जिसके तहत रिफाइनरीज एक्सपेंशन करेंगी, और उस एक्सपेंशन करने के बाद ऑब्वियसली हमारे मुल्क में जो एक फर्नेस ऑयल का बहरान पैदा हो गया था हाईवुड से, वो अगले 2 से 3 सालों में जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। हमजा, हम देख रहे हैं अगर ENP सेक्टर की बात करें, ऑयल का एक अपना वेटेज होता है, तो हमारी इकोनॉमी पे भी है, हमारे इंपोर्ट बिल्स पे भी होता है, और अगर हम बात करें मार्केट की तो यहाँ भी इसका वेटेज दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी देख रहे हैं हम नियरली 1 साल से या 1.5 साल से कुछ वेटेज जो ऑयल प्राइसेस हैं या इन ENP सेक्टर है, ये ज़्यादा वर्कआउट करते हुए दिखाई नहीं दे रहा। जो इसके स्टॉक्स हैं वो भी काफ़ी वीकन हैं। तो क्या एडवाइस करेंगे हमारे व्यूअर्स को, हमारे बाइंग जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनको?
देखिए ईएनपी सेक्टर, अगर आप ओवरऑल मार्केट में ईएनपी सेक्टर को देखना चाहिए, वैल्यूएशंस जहाँ पर अच्छी होंगी वहाँ पर इन्वेस्टर का फोकस जाता है। जब अब अगर आप फ्रॉम लोज 27,500 जब मार्केट लो गई थी, तो वहाँ से जो रिकवरी वो आई थी गवर्नमेंट के कंस्ट्रक्शन पैकेज की वजह से। तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो उससे रिलेटेड स्टॉक्स थे उसके अंदर एक ज़्यादा इन्फ्लो आना था इन्वेस्टर्स का। तो वो हमें देखने में भी आया कि सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर इसके अंदर ज़्यादा परफॉर्मेंस आई। जहाँ तक ईएनपी सेक्टर की बात है, ईएनपी सेक्टर अनफॉर्चुनेटली अगर आप पिछले एक साल को भी छोड़ दें तो 2-3 सालों से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को। उसका प्राइमरी रीज़न जो मेरे ख्याल से वो ये है कि जिस तरह से गवर्नमेंट की जो 2 स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ है उनकी प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो काफ़ी अरसे डिले हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि आगे चलकर ऑब्वियसली प्राइवेटाइज होती हैं। तो वो चीज़ इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा डिबेट है, वहाँ पर अलग चीज़ें हैं, वो पॉलिटिकल सिनेरियो हो जाता है, वो बिल्कुल थोड़ा सा अफेक्ट कर रही है इन्वेस्टर्स के माइंड को। और दूसरी, जैसे मैंने पहले बोला कि दूसरी जगह वैल्यूएशंस अच्छी हैं तो इन्वेस्टर्स वहाँ पर ज़्यादा बेट्स लेने को तैयार है, वहाँ ज़्यादा पार्टिसिपेशन, दिस इज़ द रीज़न के दिखाई दे रहा है। और ईएनपी सेक्टर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, आप उनको एडवाइस करेंगे कि वो आए इन्वेस्टमेंट करें फॉर 3 इयर्स 5 इयर्स, क्योंकि अभी तो काफ़ी अच्छी चीप वैल्यूएशन दिखाई दे रही है। चीप वैल्यूएशन दिखाई दे रही है, बिल्कुल दे रही है, लेकिन आप एक और चीज़ देखने की है कि फॉर एग्जांपल आपके जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, ठीक है, वो ओजीडी, वो ईएनपी सेक्टर के अंदर भी ट्रांसलेट हो रहे हैं। जब तक आप उनको एड्रेस नहीं करेंगे ये सेक्टर भी फंडामेंटली आपको रिटर्न नहीं दे सकता। वो स्ट्रक्चरल इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे तो हमें एक इंटरेस्ट दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे 2-3 दिन पहले हमें भी दिखा था, इंटरेस्ट एक आया था ईएनपी सेक्टर के। अब इंटरनेशनली ऑयल प्राइस अब इंटरनेशनली ऑयल प्राइस नीचे आने चली गई फौरन, तो इसकी वजह से वो इंटरेस्ट सस्टेन नहीं कर सका। राइट ताहिर, आप कमेंट करेंगे, इंटरनेशनली ऑयल प्राइस में भी फ्लक्चुएशन दिखाई दे रही है। हमने 2 दिन पहले देखा था कुछ अट्रैक्टिव वैल्यूएशन थी, अब यहाँ भी मार्केट ने परफॉर्म किया था अगर हम स्पेसिफिक ईएनपी सेक्टर की बात करें, और अगर आज हम देख रहे हैं दोबारा वही पीछे जा रही है, सब कुछ बैकफुट होते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? जी देखिए, इंटरनेशनल अगर आप ब्रांड को या इवन WTI को भी फॉलो करें तो ये ब्रांड अभी $70 पे जो है वो ट्रेड हो रहा था, बट उसके 3-4 रीजंस थे जिसकी वजह से एक अपटेक बहुत तेज़ी के साथ ऑयल प्राइसेस में जो है वो आया था। सबसे पहले जो बेसिकली यूएस में इस दफ़ा जो वेदर रहा है वो बहुत रफ़ रहा है, बहुत ख़राब रहा है। अगर आप टेक्सास में देखें तो इस दफ़ा जो स्नो स्टॉर्म आया था वहाँ, तो उसकी वजह से यूएस की क्यूमुलेटिव ऑयल प्रोडक्शन तकरीबन 30-35% डिक्लाइन में हुई थी, और जो परमियान बेसन में ऑयल फील्ड है वो आप समझ लें कि तकरीबन 50% हॉल्ट हो गई थी, मतलब बर्फ़ इतनी पड़ गई थी कि वहाँ पे वो प्रोडक्शन कंटिन्यू नहीं हो सकी थी। उसके बाद हमने देखा था कि एक सऊदी अरब में एक अटैक हुआ था ऑयल फील्ड पे, जिसकी वजह से जो है वो एक स्पाइक जो है वो हमें दिखने में आया था। इसके अलावा तीसरा एक रीज़न जो एक लास्ट मंथ बात हो रही थी कि ग्लोबल ऑयल डिमांड जो है वो बढ़ रही है बिकॉज इकोनॉमीज़ खुल रही हैं, तो उस वजह से एक हमें सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव नज़र आया था। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था कि ओपेक प्लस ने लास्ट अपनी मीटिंग में जो कि मार्च के स्टार्ट में हुई थी, उसमें जो प्रोडक्शन लेवल थे उनको मेंटेन किया था, और जो सऊदी अरब ने वॉलंटियर कट किया हुआ है 1 मिलियन बैरल ऑयल पर डे का, वो भी उन्होंने रीस्टोर नहीं किया था। तो ये 4 चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से ऑयल में हमने एक बहुत तेज़ी के साथ जो है वो रैली देखी थी, बट ये चारों चीज़ें अनफॉर्चुनेटली चलिए, ये तो हुई रीजंस और इसके प्रॉपरली जो है वो सॉल्यूशंस दिखाई दे रहे हैं सारी चीज़ों के। लेकिन अब ये बात करें पाकिस्तान के ऊपर, मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगा? इंपोर्ट बिल्स तो कम हो जाएंगे जब यहाँ पे इंटरनेशनली ऑयल प्राइस कम होंगे तो। जी, ऑयल प्राइस बिल्कुल लगता है कि थोड़ी और करेक्शन फेज़ में आ सकती है। रीज़न बीइंग कि जो आपकी कोविड की 3rd वेव है स्पेशली इन यूरोप, उसकी वजह से जो है वो वहाँ लॉकडाउन एक्सटेंड हुए हैं, और फिर ओपेक भी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूस बेसिस पे कट को मेंटेन रखे, वहाँ से प्रोडक्शन रिस्टोर होती है तो वो भी होगा। अब हम लोकल अगर ईएनपी सेक्टर की स्पेसिफिकली बात करें तो देखें, ईएनपी सेक्टर की परफॉर्मेंस ना आने का बुनियादी रीज़न जो एक बहुत बड़ा गैस का सर्कुलर डेट पाइल अप हुआ है उस सेक्टर में, वो है। अगर आप रिसीवेबल उन कंपनीज के देखें जो बड़ी 2 कंपनीज हैं हमारी, हमने रिफाइनरीज तो देखी थी परफॉर्म करते हुए, वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी। रिफाइनरीज का रिसीवेबल का क्वांटम वो नहीं है जो ईएनपी कंपनीज का है।
तो उन ENP कंपनीज़ को भी उसी तरीके की एक पॉलिसी की ज़रूरत है जैसे पावर सेक्टर में आई है, और पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट जो है वो एक तरीके से क्लियर हुआ है। तो वही फोकस ऑब्वियसली गवर्नमेंट की फिर एक लिस्ट होगी जिसमें वो इन लाइन होगा, लेकिन अगर जो गैस का सर्कुलर डेट है उसको एड्रेस कर दिया जाए तो आई बिलीव ENP सेक्टर में भी जो है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है। जहाँ तक प्राइवेटाइजेशन की बात है तो बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन की वजह से थोड़ी सी जो है वो 10% शेयर्स वाली बात हो रही जी है। बिल्कुल, थोड़ा सा जो है वो प्राइस वो नहीं हो सकती, लेकिन आई बिलीव जो मल्टीपल री रेटिंग है वो सर्कुलर डेट, गैस का सर्कुलर डेट सॉल्व होने के बाद जो है वो ENP सेक्टर में बिल्कुल हो सकती है। एग्जैक्टली हमजा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बाद हमने देखा कंस्ट्रक्शन पॉलिसी के बाद, कंस्ट्रक्शन पैकेज आने के बाद काफ़ी हद तक फ्लरिश करता हुआ ये सेक्टर, और इससे अलाए जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमने देखा एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स प्रिवेल कर रही हैं। तो उसके ऊपर प्लीज़ आप मुझे बताएं कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसका इम्पैक्ट हमने देखा मार्केट के अंदर आते हुए, यानी कि परफॉर्मेंस पे और ख़ासकर सीमेंट इंडस्ट्री पे। देखिए अगर मैं आपको थोड़ा सा पहले लेकर जाता हूँ 2015-16 के अंदर, जब सीपैक लेड एक बूम आया था, जो उसकी वजह से सीमेंट सेक्टर्स ने काफ़ी सीमेंट प्लेयर्स ने एक्सपेंशन अनाउंस की थी। उसके अंदर भी उस वक्त भी सीमेंट ने फ्लरिश करा था, लेकिन वो 2018 के बाद वो सस्टेन नहीं कर सका। 2000 जो करंट बूम है, ठीक है, वो डोमेस्टिक लेड है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, जो स्टेट बैंक ने जो मैंडेटरी करा है कि बैंक्स को आप 5% आप हाउसिंग फाइनेंस को दे, या गवर्नमेंट का पैकेज है, कंस्ट्रक्शन पैकेज है, तो वो डोमेस्टिक डिमांड है। डोमेस्टिक डिमांड लेट जब भी होगी वो सस्टेनेबल रहेगी, ज़्यादा अरसे तक चलेगी। तो उसकी वजह से एक सीमेंट सेक्टर के अंदर हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर फ्लरिश होते हैं। सीमेंट सेक्टर की वैल्यूएशंस वो रीरेट भी होते रहे, अर्निंग्स भी अगर आप देखें सीमेंट सेक्टर्स की अब वो पॉजिटिव होना शुरू हो गई है फ्रॉम रेड। तो ये वजह है कि सीमेंट, तो ये इम्पैक्ट आया बेसिकली सीमेंट के ग्रोथ। अगर आप सीमेंट से ग्रोथ भी देखें, डबल डिजिट से ग्रोथ रही है, तो ये सब फैक्टर्स अब कंट्रीब्यूट करें सीमेंट सेक्टर की परफॉर्मेंस के अंदर। चलें, सीपैक की बात हो रही है, सीमेंट सेक्टर की बात हो रही है, तो ये सीपैक पे रिपोर्ट देखें फिर वापस आते हैं। सीपैक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक ऐसा अहम मंसूबा जो कि चीन और पाकिस्तान के माबैन जामे और मौसर ताउन का फ्रेमवर्क और प्लेटफॉर्म है। एक ऐसा संग मील जिसको न सिर्फ दोनों ममालिक की सियासी जमातों और अवाम की भरपूर हिमायत हासिल है, बल्कि इसको चीन और पाकिस्तान की सदाबहार स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मुस्तहकम करने और मुश्तरका तामीर और तरक्की की मनाजिल तय करने के सफर में बुनियादी अहमियत भी हासिल है। गुजरते वक्त के साथ सीपैक एक नई जिहत और नए विजन के साथ पाक चीन ताल्लुकात को जिला बख्शने का सबब बना है। पाकिस्तान और चीन ने खुसूसी इक़्तिसादी ताउन फार्मूले के तहत जिन शोबों पर तरजीही बुनियादों पर काम करने का आज़म किया, उनमें गवादर बंदरगाह, तवानाई, नकलो हमल के बुनियादी ढांचे और सनअती ताउन समेत फाइनेंशियल सर्विसेज, साइंस और टेक्नोलॉजी, सयाहत, तालीम, गुर्बत के खात्मे और सिटी प्लानिंग जैसे शोबों में बाहमी ताउन को फरोग देना शामिल है। ये एक अटल हकीकत है कि चीन को तजुर्बा, टेक्नोलॉजी, फाइनेंसिंग और सनअती सलाहियतों का इम्तियाज हासिल है। सीपैक पाकिस्तान और चीन ही नहीं बल्कि पूरे खत्ते के लिए गेम चेंजर है। सीपैक के जरिए पसमानदा इलाकों को तरक्की के अमल से जोड़ा जाएगा और मुल्क की मईशत इंशाअल्लाह सनअती इनकलाब से हमकिनार होगी। मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान में सीपैक के जरिए तरक्की और खुशहाली के बड़े मौके फराहम किए हैं, जिससे मुस्तकबिल करीब में बहुत ज्यादा फायदा होगा और तरक्की के लिए एक नए दौर का आगाज होगा। पाकिस्तान बेपनाह मसाइल के बावजूद तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोनों मुल्कों के भरपूर ताउन से सीपैक ने अहम संग मील अबूर किया है। सीपैक के अगले मरहले में ज़राअत की तरक्की, इंडस्ट्री को फरोग दिया जा रहा है। वबा के दौरान एक पाकिस्तानी मजदूर भी सीपैक के काम से नहीं हटाया गया। याद रहे कि गवादर और बलूचिस्तान में गैर मामूली इक़्तिसादी सरगर्मियों का आगाज हो चुका है और उनमें मुकामी अफराद की ज्यादा से ज्यादा शमूलियत को यकीनी बनाया जा रहा है। इस मंसूबे में तवील, कुशादा और महफूज सड़कें, तवानाई के मंसूबे, इंडस्ट्रियल पार्क्स और गवादर बंदरगाह की तामीर जारी है। नो डाउट पाकिस्तान के लिए सीपैक एक गेम चेंजर दिखाई दे रहा है, और जैसे ही सीपैक में काम होना शुरू होता है या इंडस्ट्रीज़ लगना शुरू होती हैं तो यहाँ पर सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर और इससे अलावा और जो सेक्टर्स हैं वो काफ़ी हद तक काम करना शुरू हो जाते हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमजा और ताहिर, तो उन दोनों से बात करेंगे। ताहिर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सीमेंट सेक्टर फ्लरिश कर रहा है, नो डाउट हमने देखा जैसे ही कोविड का चैलेंज हमारे सामने आया, कंस्ट्रक्शन पॉलिसी भी सामने आई और इसी पैकेज के आते ही सारी चीज़ें सेटल डाउन हो गई। इस फिस्कल ईयर का अगर हम आगाज़ देखें तो काफ़ी पॉजिटिव नोट पे हुआ है। तो अगर हम बात करें सीपैक से इन्फ्लुएंस करते वक्त, तो कितना इम्पॉर्टेंट सीपैक का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है सीमेंट सेक्टर के अंदर? देखें, सीपैक जो है वो एक
एक रूट है जिसमें ऑब्वियसली मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपके पूरी रोड की कनेक्टिविटी को जो है वो पाकिस्तान में पूरा कनेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें ऑब्वियसली इनिशियल जो सीपैक था उसमें पावर प्लांट से, फिर उसके बाद स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं, फिर स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में ऑब्वियसली नई कंपनीज आती हैं, वो वहाँ पे जो है वो नए प्लांट्स फैक्ट्रीज़ जो है वो लगाती हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा रोड नेटवर्क जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है सी पैक का। तो ये सी पैक से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो इनिशियल फेज़ में हो या मिड फेज़ में हो, इन सब में जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की एक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उस कंस्ट्रक्शन सेक्टर में स्टील और सीमेंट दोनों भी आ जाते हैं। और हमने जो देखा है कि लास्ट जो सीमेंट साइकिल का बूम आया था उसमें बेसिकली सी पैक लेड डिमांड थी, जो कि अभी हमजा ने कहा, और उसी की बेसिस पे सीमेंट सेक्टर में जो है वो हमने ऑफ टेक में डिस्पैचेस में बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी थी। इस दफ़ा के जो सीमेंट डिस्पैचेस में इंक्रीज़ है उसमें आई वुड से कि जो लोकल डिमांड है उसका क्वांटम ज़्यादा है। उसकी बुनियादी रीज़न ये है कि जो लेकिन ताहिर, हमने अगस्त में देखा था जो डिस्पैचेस के रिजल्ट्स आए थे या एक्सपोर्ट्स के रिजल्ट आए थे पाकिस्तान में, ये पहली बार हुआ है सीमेंट सेक्टर के अंदर इतनी तेज़ी। जी, उसमें बेसिकली रीज़न ये था एक्सपोर्ट्स का कि हमारे मुल्क में चूंकि लॉकडाउन जो है वो काफ़ी हद तक नरम हो गया था, जो बाकी कंट्रीज़ हैं वहाँ लॉकडाउन की सिचुएशन उस वक्त जो है वो थी। तो जो हम सीमेंट एक्सपोर्ट जिन कंट्रीज़ में करते हैं उन्होंने जो है वो उनके लिए आसानी थी कि सिर्फ पाकिस्तान से जो है वो एक्सपोर्ट करें। फॉर इंस्टेंस हम लोग बांग्लादेश में जो है वो सीमेंट एक्सपोर्ट, क्लिंकर एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली बांग्लादेश एक बहुत बड़ी मार्केट है और जब उसे बाकी जगहों से जो है वो ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे तो वो ऑर्डर्स हमारे साथ डाइवर्ट हुए थे। बट आई वुड लाइक टू ऐड कि जो हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है प्राइमरीली वो जो है वो लोकल डिस्पैचेस से हो रही है। एक्सपोर्ट जो भी सरप्लस हमारे पास कैपेसिटी होती है हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। और जो हमारी डिमांड रिवाइवल है उसमें दो तीन बुनियादी रीज़न हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट के स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स से जो डिमांड जनरेट हो रही है, जिसमें ये जितने बड़े डैम्स बन रहे हैं और उनकी हाउसिंग कॉलोनीज़ बन रही हैं, उनसे डिमांड आ रही है। इसके अलावा पीएचडीपी गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ से डिमांड जो है वो जनरेट हो रही है। और उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर की हाउसिंग स्कीम थी और उसके तहत जो हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनसे हो रही है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी डिमांड प्राइवेट सेक्टर की डिमांड है, जो कि अब बैंक्स ने जो है वो फाइनेंसिंग हाउसेस की करनी है और वो कंपलसरी है। और इसकी वजह से नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में भी जो है वो अब हम देख रहे हैं आने। तो ये जो इस दफ़ा की सीमेंट की ग्रोथ है प्राइमरीली दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लोकल डिमांड। राइट। 81st पाकिस्तान डे था जब जो बाइडन ने भी पाकिस्तान को कॉन्ग्रेचुलेट किया और ख़ासकर प्रेसिडेंट साहब को ये भी कहा कि जो सी पैक के अंडर काम हो रहा है इससे काफ़ी इंडस्ट्रीज़ फ्लरिश कर रही हैं और हमने देखा कि पाकिस्तान के लिए ये गेम चेंजर है। खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के लिए सी पैक जैसा जो है वो एक गेम चेंजर मौजूद है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि एक पॉजिटिव चेंज है, इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को सराहा जा रहा है, कंट्रीज़ भी शामिल हो गए हैं इसके अंदर, रशिया है और डिफरेंट कंट्रीज़ भी इंटरेस्ट लेते हैं सी पैक के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात, बाइडेन का प्रेसिडेंट एलवी का मैसेज ही एक पॉजिटिव है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। उसके साथ साथ अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेटमेंट देखें फॉर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान, तो वो भी अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें तो विच इज़ इट इज़ एसेंशियली पॉजिटिव कि पाकिस्तानी जो फॉरेन फ्रंट के ऊपर थोड़ा सा चीज़ें बेहतर हो रही, थोड़ी सी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। राइट। ठीक है, इसके फ़ायदा अगर आप ओवरऑल मार्केट के पर्सपेक्टिव से पूछेंगे तो देखिए FATF खड़ा हुआ है सामने जून जुलाई में। इसके अलावा IMF के साथ है हमारी IMF का प्रोग्राम चल रहा है। इसके अलावा मल्टीलैटरल बायलैटरल फ्लोज पाकिस्तान को चाहिए, यूरो बॉन्ड का इशू आ रहा है। तो उस पर्सपेक्टिव में देखें तो कि काफ़ी पॉजिटिव है, पर्टिकुलरली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल अकाउंट, पाकिस्तान से एक्सटर्नल अकाउंट जहाँ फ्लोज आना बेहतर हो सकते और इन द कंटेक्स्ट ऑफ FATF। हमसे आपने FATF का जिक्र किया है कि FATF हमारे सामने जो है वो एक अभी इशू है और एक वैलिड इशू कब से चल रहा है जो कि पोलिटिसाइज होते हुए भी दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर क्या एनालिसिस करेंगे आप? क्योंकि ये दिखाई देता है कि सारी चीज़ों पे काम मुकम्मल हो जाता है फिर भी हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। नहीं, अगर आप देखें रिसेंट, अगर आप 2-3 FATF की जो मीटिंग है उसके अंदर पाकिस्तान ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस शो किया और FATF ने उसको अपलोड भी करा है। 24 आउट ऑफ 27 एजेंडा आइटम्स हमने 24 तो मीट कर लिए, सिर्फ 3 अब तो सारों पे काम हो चुका है। नहीं, 3 रह गए हैं। इन द फरवरी रिव्यू जो आया था अभी, उसके अंदर 3 पॉइंट्स के ऊपर चीज़ें थोड़े सा
जो उनका आपको समझ लें कि स्टैंडर्ड है, ठीक है, उससे थोड़ा सा नीचे हम, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह हम लोग वो भी अचीव कर लेंगे। एज गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट आया उसके बाद उन्होंने भी यही कहा कि इन 3 चीज़ों पे काफ़ी हद तक काम हो चुका है और आगे चल के हमें मतलब FATF पर अच्छी खुशखबरी मिल सकती है हमें। हम वाइट लिस्ट में आ सकते हैं, खुशखबरी होगी ऑब्वियसली। तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी इसे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या नॉर्मल या न्यूट्रल टू पॉजिटिव? ऑब्वियसली पॉजिटिव रिएक्ट करेगी मार्केट इस चीज़ को भी जाए ना। ऑब्वियसली अगर आप देखिए ओवरऑल कंटेक्स्ट में देखें तो एक FATF है, ठीक है, जहाँ पर होता यह है कि एसेंशियली आपका जो पेमेंट मैकेनिज्म है वो अफेक्ट होता है। अगर आप FATF ग्रे लिस्ट या जो भी आप कैटेगरी के अंदर आते हो तो पेमेंट मैकेनिज्म, आपका पेमेंट जो पूरा साइकिल है आपका इंटरनेशनल पेमेंट साइकिल, वो अफेक्ट हो रहा होता है, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अगर वाइट लिस्ट में आते तो वो पेमेंट का जो ओवरऑल आपका जो कॉस्ट है एसेंशियली वो थोड़ी सी कम हो जाती है, जो कि बेनिफिशियल होती है ऑब्वियसली जो ट्रेडर्स होते हैं या जो रेमिटेंसेस भेज रहे हैं उनके लिए। इश्यूज आ जाते हैं FATF के अगर हम बाउंड्री बनी हुई है तो। चलें, इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ ओवर कॉल अरसलान सुमरू साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। आप MD हैं KSB सिक्योरिटीज़ के। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, वेलकम टू द शो। वालेकुम नताशा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अरसलान, सबसे पहले ये बताइए कि आज की मार्केट में पॉजिटिविटी प्रिवेल हो रही है और एक कंसोलिडेशन प्रोसेस दिखाई दे रहा है, तो क्या दिखाई दे रहा है इन फ्यूचर, हम इस वीक को अगर सम अप करें तो? देखिए इस वक्त तो इट सीम्स कि द मार्केट इज स्लाइटली एक्साइटेड कि इंडिया पाकिस्तान के आपके ताल्लुकात थोड़े बेहतर होकर के तरफ जा रहे हैं। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द मार्केट ओवर शॉर्ट एंड मीडियम टर्म। हमने देखा है कि मोदी साहब ने भी एक अब लेटर भेजा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वी आर डिजायरिंग कॉर्डियल रिलेशनशिप। सो पॉलिटिकल चीजें तो बेहतर है ही हैं। ऑन दी अदर हैंड हमने देखा है कि रिफाइनरी पॉलिसी के ऊपर बात चल रही है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन कि ये चीजें पॉजिटिव होंगी। और उसके साथ साथ हफ्ते के अंदर IPPs की पेमेंट एक्सपेक्टेड है अकॉर्डिंग टू सम क्वार्टर्स, कि जो उनको चेन में पेमेंट आनी है। तो आपके जो मेजर सेक्टर है ENPs, रिफाइनरी, OMCs और पावर, इसको एक अपसाइड मिल सकती है। दिस इज व्हाई द मोमेंटम इज कंटिन्यूइंग इवन टुडे, और हमें लगता है 1-2 दिन कंटिन्यू करता ही रहेगा फॉर नेक्स्ट वीक और सो, अनटिल अनलेस प्राइम मिनिस्टर साहब का कोविड टेस्ट इंशाल्लाह ताला वापस नेगेटिव आ जाए, तो थोड़ी तो मार्केट ये रेंज बाउंड ही रहेगी तब तक तो। राइट, अपार्ट फ्रॉम मार्केट अरसलान, हम देख रहे हैं कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपने जिक्र किया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो एक रिजिड बिहेवियर हमेशा रहता है वो कुछ सॉफ्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, और इसके साथ साथ जो बाइडेन साहब का भी हमारे प्रेसिडेंट को मैसेज है वो भी बहुत पॉजिटिव है। तो कैसे देख रहे हैं आप ये बायलैटरल रिलेशन तमाम कंट्रीज़ के पाकिस्तान के साथ? देखिए वैसे हम लोग जियो पोलिटिकली वी आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, वी मस्ट से दैट, बट ऑन दी अदर हैंड इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात पे हमें इतना ओवरली एक्साइटेड भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज द बोन ऑफ कंटेंशन इज कश्मीर। सो कश्मीर इज अ लॉन्ग प्रोसेस, उसके ऊपर कोई डिस्कशंस की अभी तक बात नहीं हुई है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर ट्रेड रिज्यूम हो जाती है इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, तो हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर काफी कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं इंडिया में या इम्पोर्ट करती हैं इंडिया से, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। एज फार एज US इज कंसर्न, हमारा एक क्रिटिकल रोल है अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में, जिसको ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाता है। बट अभी थोड़े वो चेंजेस उसमें प्लान आए हैं, बट नॉनदलेस पाकिस्तान इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। ये वाली चीजें जो है मार्केट को थोड़ा कॉन्फिडेंस दे देती हैं, स्पेशली जब आपकी वैल्यूएशन वैसे ही नीचे है। सारी चीज़ें जब बेहतरी की तरफ जा रही हैं तो FATF जो अपकमिंग है हमारे साथ जून या जुलाई में जब मीटिंग है, तो कहाँ देख रहे हैं हमारी एग्जिट मुमकिन है ग्रे लिस्ट से? जी, द चांसेस आर मच हायर कि सितंबर में जो आपका रिव्यू होगा APG एंड FATF दोनों का, उसमें इंशाल्लाह ताला व्हाइट लिस्ट में हम लोग ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे, मतलब व्हाइट लिस्ट में आ जाएंगे। दैट इज अ बेस केस राइट नाउ, बिकॉज अभी भी हमने 23 to 24 नुकात को तो पूरा कर दिया था आउट ऑफ 27। राइट, तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में जो है वो हमारा एग्जिट ग्रे लिस्ट से हो जाए। वाइट लिस्ट में आ जाएंगे तो पॉजिटिविटी प्रिवेल होगी और हमारे साथ जो कि ओवरऑल एक बाउंड्री नज़र आती है FATF की, तो वो हटते हुए दिखाई देगी। इसके साथ साथ आपने कहा कि बायलैटरल रिलेशन पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, तो फॉरेन पॉलिसी कितनी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है? अब कोविड की 3rd वेव भी आ रही है, तो ये तमाम चैलेंजेस को कैसे देख रहे हैं? You see, foreign policy is the most important factor right now, because अगर कहीं पे भी रिस्क ऑफ वॉर होता है या रिस्क ऑफ आइसोलेशन होता है, तो उसमें ना फॉरेनर इन्वेस्ट करता है ना मार्केट की री रेटिंग होती है। सो दैट्स वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, जो आपने कहा 3rd वेव कोविड की नजर आ रही है, पिछले 4-5 दिनों से हमारे केसेस ऊपर हैं लेकिन वो फ्लैटिश है। हमारे केसेस अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रहे इन लास्ट 3-4 डेज।
अगर ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो वी विल हैव टू हैव मोर रिस्ट्रिक्शंस एंड मोर स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन. दैट इज नेगेटिव न्यूज फॉर द मार्केट. बट ग्लोबली थर्ड वेव चल रही है, पाकिस्तान इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट. अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान को देखें, ग्लोबल मार्केट्स तो डिक्लाइन कर रही है, हमारी वैल्यूएशन वैसे ही इतनी नीचे है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, ऑयल सेक्टर हो, या सिक्लिकल सेक्टर हो, या टेक्सटाइल सेक्टर हो. तो यहाँ से हमें अपसाइड ही नजर आ रही है, बिकॉज करेंसी हैज स्ट्रेंथेंड, करंट अकाउंट आपका नियर सरप्लस में है, और स्टेट बैंक ने अभी भी फॉरवर्ड गाइडेंस में कहा है कि ब्रॉडली मॉनेटरी पॉलिसी यही लग रही है फॉर नेक्स्ट आपकी मीटिंग इन मे. राइट, दिस इज़ द रीज़न हम देख रहे हैं कुछ स्टेबिलिटी मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर आ रही है. थैंक यू सो मच अरसलान, आप हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस. ताहिर से बात करते हैं कि उनका क्या एनालिसिस है इस बारे में, क्योंकि ओवरऑल यही दिखाई दे रहा है, एक पॉजिटिविटी प्रिवेल हो रही है. इकोनॉमिक कंडीशन देखें तो वहाँ एक पॉजिटिविटी आ रही है. तो प्लीज़ बताइए ताहिर, एक्चुअली चल क्या रहा है, ये तमाम न्यूज़ जब पॉजिटिव आ रही हैं? जी बिल्कुल, जैसा हम स्टार्ट में मैंने जिक्र किया था कि अगर आपके मैक्रो इकोनॉमी के इंडिकेटर जो हैं वो इन लाइन होते हैं और उनमें कोई मेजर नेगेटिव चीज़ आपको नज़र नहीं आती, तो मार्केट उसको जो है वो हमेशा पॉजिटिव व्यू में लेती है. फॉर इंस्टेंस जब मार्केट अभी लास्ट फेज़ जो करेक्शन का आया था 2 हफ्ते पहले, उसमें कुछ लोगों का ये भी कंसर्न था कि ऑयल चूँकि $70 पर बैरल हो गया है, तो उस पर अगर आप करंट अकाउंट को या बैलेंस ऑफ पेमेंट को रन करें तो वो हमारा ऑल इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा. अगर वो बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर प्रेशर आएगा. रिजर्व्स पर प्रेशर आएगा तो आपकी करेंसी जो है वो वीकनिंग हो सकती है. जब करेंसी वीक होगी तो आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी और फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा. तो ये एक पूरी चेन जो है वो लोग इसको बहुत रिगरसली मॉनिटर कर रहे होते हैं. लेकिन उसके ऑपोजिट सारी चीज़ें हुई हैं. जी, तो वो ऑयल में एक्सपेक्टेशन यही थी कि ऑयल की जो, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था, जो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा था उसके कुछ रीजंस थे और वो शॉर्ट लिफ्ट थे. अब वो रीज़न जैसे ही नॉर्मलाइज्ड होंगे तो ऑयल की प्राइसेस, जैसे हमने देखा है, तकरीबन $10 पर बैरल तो ऑलरेडी कम हो गई हैं. 70 के लेवल से 61 का लेवल ब्रेंट का ऑलरेडी आ गया है. और आगे जाते हुए भी मुझे ये पर्सनली लगता है कि ऑयल की प्राइसेस फर्दर नीचे आएंगी, क्योंकि जो सप्लाई डायनामिक्स हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि अभी तक काफ़ी हद तक जो है वो प्रोडक्शन रोकी हुई है ओपेक प्लस ने. अब वो प्रोडक्शन जैसी रिस्टोर होगी तो ऑयल जो है वो इतना ऊपर ट्रेड नहीं कर सकता. तो 50 to 55 इज़ अ गुड रेंज जिस पे ऑयल जो है वो ट्रेड हो रहा होगा. तो हमारे लिए ऑब्वियसली एज अ होल इकोनॉमी वाइज अगर हम देखें तो ये बड़ा पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो लोगों का कंसर्न था कि ऑयल अगर बढ़ेगा तो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की सस्टेनेबिलिटी डिफिकल्ट हो जाएगी, तो वो वापस नॉर्मलाइज उसमें आ जाएंगे. तो जब आपकी इकोनॉमी के इंडिकेटर्स बेहतर होंगे तो आपकी इन्फ्लेशन भी जो है वो. पॉलिसी रेट के ऊपर क्या दिख रहा है कि यहाँ पे गवर्नर साहब की बॉडी लैंग्वेज से भी ऐसा नहीं दिख रहा, और तमाम जो एनालिस्ट्स हैं उनका भी ये कहना है कि अभी कोई अग्रेसिवली या फिर कोई नियर टर्म में भी कोई हम कहेंगे कि मज़ीद एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई एडिशन नहीं होगा पॉलिसी रेट में. तो 7% है या कोई गिरावट भी विटनेस कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से रमज़ान स्टार्ट हो रहे हैं तो फूड इन्फ्लेशन इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं देगी. जी देखें, जो लास्ट अभी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है उसमें भी जो फॉरवर्ड गाइडेंस जो एक नई चीज़ ऐड की स्टेट बैंक ने, विच इज़ वेरी इनकरेजिंग, ताकि आपको एक आउटलुक मिल जाता है कि अगले 2 से 4 महीने का आउटलुक मॉनेटरी पॉलिसी का क्या है. तो उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि ब्रॉडली इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होंगे. बेसिकली जो स्टेट बैंक इन्फ्लेशन को देख रहा है वो ये देख रहा है कि सप्लाई साइड शॉक्स की वजह से टेम्प्रेरी बेसिस पे इन्फ्लेशन का नंबर ऊपर है, और ये जो है वो एड्रेस हो सकता है. फूड इन्फ्लेशन नीचे आ सकती है, ऑब्वियसली पेट्रोल ऑयल की प्राइसेस नीचे आने की वजह से जो इन्फ्लेशन में इंक्रीज होता है वो भी जो है वो नीचे आ सकता है. तो सप्लाई साइड शॉक ज़्यादा है, कोई डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं आई है कि हमारी डिमांड बहुत बढ़ गई हो. और जो हमारी अभी जो कंट्रीब्यूटिंग जीडीपी का फैक्टर है दैट इज़ स्टिल नेगेटिव. इट मींस कि हम लोग जो जिस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे हमें होना चाहिए हम उस पर नहीं है, हम अभी भी जो है वो थोड़ा सा कम है. तो ब्रॉडली मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो सेम रहेंगे. अगर हमें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ी भी तो वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेक्टेशन है, बट दैट वुड बी अ मिनिमल इंक्रीज ऑफ 50 बेसिस पॉइंट्स, और फिर हम वो 50 बेसिस पॉइंट के साथ जो है वो नॉट इन मे, इन जुलाई, आफ्टर बजट. जी बिल्कुल आफ्टर बजट. और वो 50 बिप्स का इंक्रीज़ होगा. हमने अपने रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो जो अभी नेगेटिव है उनको हम स्लाइटली पॉजिटिव करेंगे, जो थोड़ी सी इंडिकेशन दी थी कि इसका इम्पैक्ट रुपी पे क्या होगा, क्योंकि 155 के अराउंड दिखाई दे रहा है, अप्रिसिएशन दिख रही है, एक अच्छी फास्ट रिकवरी दिख रही है. देखें हमारी जो अब करेंसी है वो डिमांड सप्लाई ड्रिवन है, तो अब करेंसी कुछ ऐसा नहीं है कि उसको कोई जो है वो मैनेज एक तरीके से कर रहा होता है. तो अगर आपके इनफ्लोज स्टेट बैंक के जो है वो रोबस्ट रहे, जो कि हमें
रेमिटेंसेस के अच्छी जो नंबर आ रहे होते हैं उसमें रिफ्लेक्ट होते हैं, आरडीए के ज़रिए जो पैसा आ रहा है वो होता है, और उसके अलावा आईएमएफ के साथ हमारी रजिस्ट्रेशन ईएफएफ की हो गई है, तो उसके बाद मल्टीलेटरल बायलेटरल प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की मद में हमें डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से जो है वो पैसे मिलेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है वो यूरो बॉन्ड और सुकूक में भी जो है वो जा रहे हैं। इसके अलावा वापडा भी एक इंटरनेशनल बॉन्ड फ्लोट कर रहा है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि ये जो पैसे हमें इनफ्लो आता रहेगा तो करेंसी जो है वो इट्स सेफ टू एज्यूम के सालाना बेसिस पे 3 से 4% की एनुअल डेप्रिसिएशन हो तो सकती है। चलें ये बता दें कि इस ईयर के एंड में कहाँ दिख रहे हैं आप? 155 तो अभी है हमारे बाय पास द in hand। एंड ऑफ दिस ईयर, जून 2021 में या दिसंबर में? नहीं, मैं जून दिसंबर 2000 की बात कर रही हूँ, फिस्कल तो ये है। दिसंबर में मुझे लगता है कि करेंसी की पैरिटी वुड बी अराउंड 160 162, नॉट मोर ऑलरेडी देन वी आर हियर 155 160, ये तो फिर और फर्दर डेप्रिसिएशन हो जाएगी। डेप्रिसिएशन जैसा मैंने जिक्र किया 4%। हमने सोचा था एप्रिसिएशन की न्यूज़ आएगी, लेकिन उन्होंने हमें डेप्रिसिएशन की न्यूज़ दे दी नहीं, है। वो देखें ताहिर ने। आपने डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली आपने अपनी जो करेंसी है वो डिमांड सप्लाई ड्रिवन है, तो जिस तरह अब आप देखें टर्फ जो टेम्परेरी इकोनॉमिक रिफाइनेंस फैसिलिटी है उसके तहत जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो वो उनकी जो प्लांट एंड मशीनरी आएगी तो आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। इंपोर्ट बिल बढ़ेगा इसका मतलब आपका करंट अकाउंट थोड़ा सा होगा, तो थोड़ी बहुत डेप्रिसिएशन 3 से 4% आप सेफली एज्यूम कर सकते हैं। और ये होनी भी चाहिए ताकि आपकी करेंसी जो है वो कंपेटिटिव रहे रीजन में, रादर देन कि आप उसको एक आर्टिफिशियल तरीके से पंप अप करके चलिए करेंसी की बात हो रही है तो नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जी, कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,797 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 86,509 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर ऑज $1,731.33, ऑयल WTI पर बैरल $58.97, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $61.98। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 183.50, सेलिंग वाज 185.50, यूके पाउंड बाइंग रही 213.50, सेलिंग वाज 216.50, यूएस डॉलर बाइंग रही 155.25, सेलिंग वाज 156 रुपीज़, एंड चाइनीज यान बाइंग एट 24.05, सेलिंग वाज 24.20, Saudi Riyal buying at 41.20, selling was 41.70. UAE dirham buying at 42.10, selling was 42.60. Kuwaiti dinar buying rahi 490.50, selling was 493. And lastly, Omani Riyal buying rahi 398 rupees, selling was 400. ये था फॉरेक्स एंड कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। हम देख रहे हैं गोल्ड प्राइसेस में गिरावट कॉन्स्टेंटली दिखाई दे रही है लोकल मार्केट में। क्या रीजंस हैं ये भी मालूम करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी ताहिर, जो हम बात कर रहे थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, तो कुछ एक्ट्स आए हैं, उसका रिसेंटली क्या इम्पैक्ट आएगा वो प्लीज़ हमें बताइए। देखें, इसमें जो है वो स्टेट बैंक को एक तरीके की ऑटोनॉमी दी गई है और ये होना भी चाहिए। अगर आप ओवरऑल डिफरेंट कंट्रीज़ का जायज़ा लें तो जो स्टेट बैंक होता है उस पर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा असर रसूख नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होता है, जो कि डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखते हुए जो है वो मनी सप्लाई को और एक्सटर्नल साइड को और आपकी करेंसी को अपने जाविये से जो है वो देख रहा होता है। तो आई बिलीव दिस इज़ इनकरेजिंग, और ये आईएमएफ की जो है वे कंडीशन भी थी कि जो भी आपके रेगुलेटर्स हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए बगैर किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के। तो ये इसमें स्टेट बैंक भी आ जाता है, इसमें नेपरा भी होगा, इसमें ओगरा भी होगा। तो ये जितने भी तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारी चीज़ें आपको ऑटोनॉमस होते हुए दिखाई दे रही है या फिर फिलहाल के लिए खाली जी बिल्कुल, क्यों इनका ऑटोनॉमस होना ज़रूरी इसलिए भी है कि कोई भी पॉलिटिकल एंगल से लेके इनको इन्फ्लुएंस करके कोई ऐसा डिसीजन ना ले पाए जो कि लॉन्गर टर्म में इकोनॉमी के साथ बुरा हो। हमने देखा है हिस्टोरिकली जो इन इदारों में हुआ है उसकी वजह से आज हम देखें जो पावर सेक्टर में मसले मसाइल हैं, जो गैस सेक्टर में मसले मसाइल हैं, करेंसी हमने एक टाइम तक जो है वो आर्टिफिशियली मैनेज की है, तो वो उसका जो हमें खमियाजा है वो बाद में इवेंचुअली भुगतना पड़ता है। वो हम पावर सेक्टर में भी भुगत रहे हैं, हम गैस के सर्कुलर डेट में भी भुगत रहे हैं, करेंसी में भी भुगत रहे हैं। बेहतर है कि अभी सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाए, जो है वो स्ट्रक्चरल तरीके से फिक्स किया जाए, ऑटोनोमस किया जाए, जो राइटली डिसीजन है टाइमली बेसिस पे वो लें इदारे जो ये रेगुलेटर्स हैं, और इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हमजा, मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो ऑटोनॉमस एक सिचुएशन दिखाई दे रही है, बोन और बेन, क्या दिखाई दे रहा है? देखिए ताहिर ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है कि देखिए मेन जो इशू पाकिस्तान फेस करता है वो है स्ट्रक्चरल। जब तक हम अपने इदारों को प्राइवेट मतलब इदारों को ऑटोनोमाइज नहीं करेंगे उस वक्त तक वो एक अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर सकते, चाहे वो नेपरा हो चाहे वो स्टेट बैंक हो। एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ स्टेट बैंक के एक्ट में है वो ये है कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने अपनी जो भी बोरिंग थी सेंट्रल बैंक के साथ वो फ्रीज़ कर दी थी।
अब जो एडिशनल बोरिंग ले रहे हैं वो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो डायरेक्टली कमर्शियल बैंक से ले रही है, ये आम पब्लिक से नेशनल सेविंग के थ्रू ले रही है। स्टेट बैंक एक्ट के अंदर कंडीशन ये है कि जो भी आउटस्टैंडिंग बोरिंग खड़ी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल बैंक के साथ, वो भी गवर्नमेंट ने रिटायर करनी है, ठीक है। तो वो रिटायर जब होगी, अपने अपने जब मेच्योरिटीज जो भी आएंगी उनकी मेच्योरिटीज़ वो जब रिटायर होंगी तो बोरिंग शिफ्ट होगी टुवर्ड्स कमर्शियल बैंक्स। तो वहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है कि थोड़ी सी जो बॉन्ड की यील्ड्स वगैरह हैं वो इम्प्रूव हो, नॉट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन बट बिकॉज कि वहाँ सप्लाई एंड डिमांड वहाँ डिस्टर्ब थोड़ी सी हो जाएगी कि इतना बड़ा इन्फ्लक्स आएगा बोरिंग का कमर्शियल बैंक के पास या आम पब्लिक के पास। अच्छा, कमोडिटीज़ के ऊपर बात हो रही थी तो मैं चाहूँगी कि आप गोल्ड प्राइस पे कमेंट करें हमजा, कि क्या दिखाई दे रहा है लोकल मार्केट के अंदर कॉन्स्टेंटली गिरावट, तो इंटरनेशनली इम्पैक्ट है या कोई और रीज़न है? देखिए इंटरनेशनल इम्पैक्ट है। अगर आप देखिए जो कोविड के ज़माने में जो फ्लाइट टू सेफ एसेट्स था, गोल्ड हमेशा एक सेफ एसेट कंसिडर किया जाता है, तो उसकी वजह से गोल्ड के अंदर पैसा आ रहा था। अब जैसे जैसे इकोनॉमीज रिकवर कर रही, इकोनॉमीज खुल रही हैं, जो कि स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है इंटरनेशनली, जब वो चीज़ हो रही होती है तो ऑब्वियसली वहाँ गोल्ड से पैसा निकलता है और दूसरी मार्केट्स में चले जाता है। तो आपका कहना ये है कि ये अपने प्रीवियस प्राइस पे वापस आ रहा है? अपनी जो नॉर्मल प्राइस होनी चाहिए थी उसके ऊपर आ रहा है गोल्ड। तो अभी कोई चेंजेस दिखाई नहीं देंगे नियर टर्म में? नहीं, वही ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता। एक की रिस्क जो इसके अंदर वो ये है कि जिस तरह से ताहिर ने पहले हाईलाइट करा ऑयल प्राइसेस के अंदर कि यूरो लॉकडाउन के ऊपर कंसर्न है यूरोप पे, ठीक है। तो उसकी वजह से अगर आप कल देखें तो डॉलर इंडेक्स भी काफ़ी ऊपर गया है। तो जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है, देखिए डॉलर इंडेक्स जो होता है वो ऊपर गया है। वो होता ये है कि जब फ्रॉम रिस्कियर एसेट टू सेव एसेट जा रहा था, डॉलर को भी एक सेव एसेट ही कंसिडर किया जाता है। तो जब डॉलर की तरफ जा रहा है तो हो सकता है कि गोल्ड के अंदर जो गिरावट है वो रुक जाए, थोड़ा सा ऊपर जाए, लेकिन इवेंचुअली जब इकोनॉमीज पूरी तरह रिकवर हो जाएगी, वैक्सीनेशन की पेनिट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो ऑब्वियसली गोल्ड फिर अपने एक नॉर्मलाइज लेवल पर आ सकता है। ओके, दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड। अच्छा, अब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। सेक्टर बाय सेक्टर में बात करूंगी और आप जो है वो आंसर्स देंगे, क्योंकि ओवरऑल टाइम प्रोग्राम का जो है वो शॉर्ट रह गया है। तो ताहिर, मैं आपसे स्टार्ट करूंगी, क्या दिखाई दे रहा है सीमेंट सेक्टर, कैसा लग रहा है, इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस करेंगे? आई बिलीव अब जो आने वाले महीने इस फिस्कल ईयर में जून तक, वो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के लिहाज से भी अच्छे होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर सेम पीरियड में लॉकडाउन था, मुल्क बंद था, एक लो बेस सेट हो गया है और इस वक्त जो है वो काफ़ी हद तक हम लोग एक अच्छी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट हो रहे हैं। तो इकोनॉमी के भी जो नंबर्स आएंगे, जिसमें एक्सपोर्ट का नंबर होगा, इवन इंपोर्ट का नंबर होगा, रेमिटेंसेस का नंबर होगा, LSM की ग्रोथ होगी, ये सारे काफ़ी इंकरेजिंग होंगे। तो लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? तो मेरे ख्याल में सीमेंट की आपने बात की, तो सीमेंट और स्टील जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सेक्टर हैं, आई थिंक इनमें जो है वो काफ़ी जूस है अभी, और सिक्लिकल सेक्टर्स में जो है वो बुलिश ही रहना चाहिए, जिसमें सीमेंट स्टील दोनों। तो इन्वेस्टर्स क्या करें, बाइंग कॉल दें? जी, मेरे ख्याल में सिक्लिकल सेक्टर्स में सीमेंट और स्टील में लॉन्ग रहना चाहिए, बाय साइड पे रहना चाहिए। और हमजा, आपका क्या कहना है सीमेंट सेक्टर के बारे में? सेम मेरा भी ताहिर ने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि क्यों हमें सीमेंट सेक्टर या स्टील है, जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन इंडस्ट्रीज है उसके अंदर हमेशा लॉन्ग रहना चाहिए, पोजीशंस लेकर रखनी चाहिए, फ्रेश एक्यूमुलेशन भी कर सकते हैं। होल सिक्लिकल अगर मैं सीमेंट, स्टील, ग्लास, जितने भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, सिक्लिकल नहीं कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सेक्टर्स है, उसके अंदर बुलिश रहना चाहिए फिलहाल। बुलिश रहना चाहिए। चलें जी, इन्वेस्टर्स को ये एडवाइस मिल गई है। दोनों रिसर्च एनालिस्ट हमारे पास मौजूद हैं और ये प्रॉपरली बता रहे हैं कि सीमेंट सेक्टर में बाय कॉल दे सकते हैं। अच्छा, है ना द ENP, जो कि आज हमने प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन भी की है। देखें, ENP में जो है वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है इस वक्त। अगर आप ENP सेक्टर का मल्टीपल देखें तो वो 4.5 का मल्टीपल है। लास्ट पिछले 3 साल से इसका मल्टीपल 6.57 टाइम्स रहा है। तो मुझे लगता है कि एक लॉन्गर टाइम पीरियड के साथ ENP सेक्टर में भी बेट लेनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि ये सर्कुलर डेट का मसला गैस का स्पेसिफिकली सॉल्व होगा।